बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं आपका इंस्ट्रक्टर आतिफ नसीम आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एनर्जी पे बात करनी है। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर के दो जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमने वर्क पे डिस्कस किया और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमने फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड एंड प्रूविंग दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस कर लिए पिछले लेक्चर्स में। आज के लेक्चर पे हम एनर्जी पे बात करेंगे और एनर्जी के जो दो मेन टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उस पे बात होगी। तो सबसे पहले तो एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एनर्जी इज डिफाइंड एज the ability to do work। एनर्जी क्या है? वो वर्क करने की एबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी डिफिनीशन है। देखें, वो बॉडी वर्क कर सकता है जिसके साथ एनर्जी होगी, वो बॉडी वर्क नहीं कर सकता जिसके साथ एनर्जी नहीं होगी। तो एनर्जी जो है, इसका मतलब ये है कि जिस बॉडी के साथ एनर्जी होगी वो वर्क कर सकता है, लेकिन अगर जिस बॉडी के साथ एनर्जी ना हो, नो एनर्जी मीन्स नो वर्क। ठीक है, वर्क करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और अगर आपके साथ एनर्जी मौजूद नहीं है तो आप वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज़ द सिंपल डिफिनीशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क या एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी की जितनी भी टाइप्स हैं, एनर्जी के तो वैसे बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन मेनली जो है एनर्जी को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके साथ है काइनेटिक एनर्जी और एक आपके साथ है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा इसकी फर्दर फिर और बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। आपके साथ हीट एनर्जी है, आपके साथ साउंड एनर्जी है, आपके साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आपके साथ मैग्नेटिक एनर्जी है, आपके साथ थर्मल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, तो विंड एनर्जी है। बहुत सारी एनर्जी की टाइप्स हैं, लेकिन मेनली जो है एनर्जी की ये दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, आपने मैट्रिक में काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया था कि इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी। इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी। और पोटेंशियल एनर्जी को आपने डिफाइन किया था कि इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो एक मोशन की वजह से एनर्जी है और दूसरी जो है वो पोजीशन की वजह से एनर्जी है। तो वन बाय वन इसको ज़रा डिटेल से समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या चीज़ है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी पे। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे हमने उसको डिफाइन भी कर लिया है, इट इज़ द एनर्जी present in a body, energy present in a body due to its motion, आप कहें due to its motion या फिर कह दे due to its speed। ठीक है, वो एनर्जी जो बॉडी में उसकी स्पीड की वजह से होती है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस काइनेटिक एनर्जी का
मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो द फेमस मैथमेटिकल फॉर्म है, आप सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्म आपके साथ ½ mv² है, ठीक है। तो इस काइनेटिक एनर्जी की अगर हम प्रोपोर्शनैलिटीज़ डिस्कस करें तो हमें ये पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर के साथ। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे बार बार हमने डिस्कस किया कि जब भी आप एक प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ते हैं तो हर प्रोपोर्शनैलिटी का अपना उसूल होता है, हर प्रोपोर्शनैलिटी की अपनी कंडीशन होती है। जैसे इस पहली प्रोपोर्शनैलिटी की कंडीशन ये है कि आपने वेलोसिटी को चेंज नहीं करना, और इस दूसरी प्रोपोर्शनैलिटी की कंडीशन ये है कि आपने मास को चेंज नहीं करना। स्टूडेंट्स, ये पहली प्रोपोर्शनैलिटी जो है ये आपके साथ सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसका मतलब ये होगा कि अगर मास डबल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, मास हाफ हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी, और मास में जितने चेंजेस आएंगे काइनेटिक एनर्जी में आपके साथ उतने ही चेंजेस आएंगे। स्टूडेंट्स, आपके साथ जो सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है उसका जो ग्राफ होता है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ ग्राफ बनाएं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, और ये ग्राफ आपके साथ एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। लेकिन इस रिलेशन को ज़रा समझें, ये इंटेंस प्रोपोर्शनैलिटी है, इसमें स्पीड की थोड़ी सी चेंजेस काइनेटिक एनर्जी को ज़्यादा चेंज कर देगी। मतलब अगर स्पीड डबल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, अगर स्पीड आपके साथ 9 टाइम्स हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 81 टाइम्स हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है आपके साथ इस ताल्लुक़ को ज़रूर समझें कि कभी कभार इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम स्पीड को हाफ कर दें लेट सपोज, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ नहीं होगी बल्कि वो 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर हम स्पीड को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगी, वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर स्टूडेंट्स हम इस तरह करें कि हम स्पीड का ग्राफ काइनेटिक एनर्जी के साथ बना लें, तो लेट सपोज जिस वक्त स्पीड 0 है उस वक्त तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, जिस पर स्पीड 1 है कंसिडर करें उस वक्त काइनेटिक एनर्जी भी 1 है। लेकिन जैसी स्पीड 2 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी 2 नहीं होगी बल्कि काइनेटिक एनर्जी वो 4 हो जाएगी। तो आपके साथ दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा, जैसे ही स्पीड 3 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल आता है, तो काइनेटिक एनर्जी कहीं 9 हो जाएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का इंक्रीजिंग स्लोप का आपके साथ इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आपके साथ ये प्रोपोर्शनैलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके साथ मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपके साथ वो स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन वो प्रोपोर्शनैलिटी याद रखें कि इंटेंस प्रोपोर्शनैलिटी है, स्पीड में थोड़ी सी चेंजेस जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी को बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन लेट सपोज ऐसे आता है कि प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये बात साबित करें कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे? अगर आपका क्वेश्चन आता है कि शो दैट या प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्टूडेंट्स इसको प्रूव करने के 2 मेथड्स हैं। सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला जो है वो लिख लें और उसके ज़रिए उसे प्रूव करें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½mv², और इस फॉर्मूला में ये m जो है ये मास है, और मास हमें पता है कि मास कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये v जो है ये इसमें स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है, और स्पीड भी हमें पता है कि ये
स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसलिए स्केलर और स्केलर की मल्टीप्लिकेशन से हमेशा हमारे साथ स्केलर आता है। हमने ये प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी कि व्हेनेवर स्केलर इज मल्टीप्लाइड विद स्केलर द रिजल्ट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आपके साथ मास भी स्केलर है, आपके साथ स्पीड भी स्केलर है, तो मास और स्पीड की ये मल्टीप्लिकेशन जो है इससे रिजल्ट भी हमारे साथ स्केलर ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, एक तो ये तरीका है इसे प्रूव करने का कि काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपको डॉट प्रोडक्ट में, जो चैप्टर 2 में हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, वहाँ एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर हम किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, अगर हम किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हमारे साथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। ये एक प्रॉपर्टी हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ी थी कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। मैं दोबारा कह रहा हूं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को हम इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं। देखें जरा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, मैं इस वी स्क्वायर की जगह वी डॉट वी लिख सकता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मैं इस वी स्क्वायर की जगह वी डॉट वी लिख सकता हूं। तो अगर मैं वी स्क्वायर की जगह वी डॉट वी लिख सकता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट। काइनेटिक एनर्जी is the result of a dot product, and we know that the result of a dot product is always a scalar quantity. हमें तो ये पता है कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो होता है, the result of dot product is always a scalar quantity. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इससे ये बात साबित हुई कि काइनेटिक एनर्जी आपके साथ क्या है? काइनेटिक एनर्जी आपके साथ एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने काइनेटिक एनर्जी पे जो है थोड़ी सी डिस्कशन कर ली। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया, काइनेटिक एनर्जी की जो डिफिनीशन है वो भी हमारी क्लियर हो गई, और हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक आपके साथ स्केलर क्वांटिटी है। उसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का वही यूनिट होगा जो आपके साथ वर्क का यूनिट है, क्योंकि एनर्जी की डिफिनीशन ही यही है कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। और हम आगे एक टॉपिक में पढ़ेंगे जिसे हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहेंगे। उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि वर्क और एनर्जी जो है उनके यूनिट्स आपके साथ सेम है। वर्क का यूनिट भी जाउल है और एनर्जी का यूनिट भी आपके साथ जाउल है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर चेक करना चाहें कि क्या काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जो है वो जाउल के इक्वल है या नहीं है, तो आप इसका फॉर्मूला जो है वो देख लें। हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला है। हाफ का तो कोई यूनिट नहीं है, लेकिन एम का यूनिट है केजी और वी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे साथ किसका यूनिट हमने निकाल लिया है? ये हमने निकाल लिया है काइनेटिक एनर्जी का यूनिट। लेकिन अभी अगर हम जाउल को देख लें तो जाउल हमने कहा था कि जाउल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, और न्यूटन मीटर जो है उसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, न्यूटन की जगह हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इंटू मीटर कर दें, तो इसको भी आगे सॉल्व करें तो ये भी केजी मीटर स्क्वायर पर
सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जाउल भी केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है, और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो काइनेटिक एनर्जी को भी हम किस यूनिट में मेजर करेंगे, उसे भी हम जाउल्स के यूनिट में मेजर करेंगे। तो जितनी भी एनर्जीज हैं उन सब का यूनिट जो है वो वर्क का ही यूनिट है, और जितनी भी एनर्जीज हैं उन सब को हम जाउल्स में मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो जाउल्स जो यूनिट है ये वर्क का एसआई यूनिट है। ठीक है, जाउल्स आपके साथ वर्क का एसआई यूनिट है, लेकिन एंट्री टेस्ट के लिए, एमसीक्यूज के लिए आप ये भी याद रखें कि सीजीएस सिस्टम में जो वर्क का यूनिट है उसे हम अर्ग कहते हैं, उसे हम जाउल नहीं कहते, उसे हम अर्ग कहते हैं, जिसमें न्यूटन की जगह डाइन आ जाता है और मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाता है। तो 1 अर्ग जो होता है वो 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। जिस तरह 1 जाउल इक्वल होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के, उसी तरह 1 अर्ग जो है वो इक्वल होता है 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट जो है वो डाइन है, और सीजीएस सिस्टम में लेंथ का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। तो ये बात एंट्री टेस्ट में याद रखें कि वर्क का एसआई यूनिट जो है वो जाउल्स है, लेकिन वर्क का जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट है उसे हम अर्ग कहते हैं, और वो अर्ग इक्वल होता है 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर के। तो अभी स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। काइनेटिक एनर्जी पे तो हमने डिस्कशन कर ली है, अब हम बढ़ते हैं और डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे थोड़ी सी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर, क्योंकि आगे इस फिज़िक्स में बार बार हमारा ताल्लुक़ इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ बनेगा, और इस पोटेंशियल एनर्जी के जनरल कंसेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पोटेंशियल एनर्जी के जनरल कंसेप्ट में सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एक फील्ड रिलेटेड कंसेप्ट है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये एक फील्ड रिलेटेड कंसेप्ट है, ठीक है। और फील्ड में भी ये ख़ास तौर पे कौन सा फील्ड के साथ रिलेट करता है? ये कंजर्वेटिव फील्ड के साथ रिलेट करता है। हमने इस बात को थोड़ा सा पिछले लेक्चर में टच भी किया था कि पोटेंशियल एनर्जी को हम जो है अगर डिफाइन कर सकते हैं तो उसका मतलब ही ये है कि वो फील्ड असल में कंजर्वेटिव फील्ड है। तो अभी जो है उस कंसेप्ट को थोड़ा और भी डिटेल में समझते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये एक फील्ड रिलेटेड कंसेप्ट है, फील्ड रिलेटेड कंसेप्ट है, या आप ये कह सकते हैं कि ये एक फोर्स रिलेटेड कंसेप्ट है, फोर्स रिलेटेड कंसेप्ट है। तो इसको अभी समझते हैं कि फील्ड रिलेटेड कंसेप्ट क्या होता है और फोर्स रिलेटेड कंसेप्ट क्या होता है। मतलब हमारे कहने का ये है कि पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले आपको फील्ड को समझना होगा, ठीक है, या आपको फोर्स को समझना होगा, तो तब आप पोटेंशियल एनर्जी को समझोगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए ज़रूरी है, थोड़ी सी फील्ड की एक्सप्लेनेशन हम करना चाहते हैं कि फील्ड के अंदर क्या होता है। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हम जो है ग्रेविटेशनल फील्ड मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, और हम मिसाल के तौर पे हमारे साथ अर्थ है, हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कंसिडर कर लेते हैं। तो अर्थ की, लेट्स सपोज ये आपके साथ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। ये एक 3D शेप में
अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स, जब इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में एक बॉडी को हम इंटर कर देते हैं, ये एक बॉडी है जिसका मास m है, तो इस बॉडी पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है। इस बॉडी पर जो है ये अर्थ क्या करेगी, ये इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करेगी, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या जिसे हम कहते हैं वेट। ठीक है, यहां पर ये जो आपके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है, और किसकी वजह से एक्ट कर रहा है, फील्ड की वजह से एक्ट कर रहा है। तो इसीलिए इस ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है फील्ड फोर्स। ठीक है, क्योंकि ये फील्ड की वजह से एक्ट कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या हो गया, फील्ड फोर्स हो गया। स्टूडेंट्स, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का या इस फील्ड फोर्स का एम क्या है, इसका मकसद क्या है, ये क्या करना चाहता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस बॉडी के साथ क्या करना चाहता है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का या हर एक फील्ड फोर्स का, जो भी फील्ड फोर्स होता है, उसका मकसद होता है टू ब्रिंग द बॉडी एट जीरो पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, हर एक फील्ड फोर्स का मकसद क्या होता है, टू ब्रिंग द बॉडी एट जीरो पोटेंशियल। बॉडी को कहां पे पहुंचा दिया जाए, बॉडी को जीरो पोटेंशियल पे पहुंचा दिया जाए। तो फिर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये बनता है कि इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ये जीरो पोटेंशियल असल में कौन सा पॉइंट है। जीरो पोटेंशियल अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में ये क्या चीज़ है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एम है वो बॉडी को यहाँ तक पहुँचाना है। तो हमें इसको समझना होगा कि ये ज़ीरो पोटेंशियल असल में अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पे के अंदर ये पॉइंट कहाँ पे मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जो है ये है अर्थ का सेंटर, द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कौन सा पॉइंट जीरो पोटेंशियल है, अर्थ का सेंटर। ठीक है, लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स कि अर्थ का सेंटर वहां तक तो हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि अर्थ जो है वो तो एक सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर तो हम अर्थ के सेंटर तक पहुंच नहीं सकते। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि हमने सरफेस ऑफ अर्थ को हमने कंसिडर किया हुआ है जीरो पोटेंशियल। वैसे तो अर्थ के केस में जीरो पोटेंशियल क्या है, द सेंटर ऑफ अर्थ है, लेकिन चूंकि सेंटर ऑफ अर्थ तक हम पहुंच नहीं सकते, इसलिए सरफेस ऑफ अर्थ को हमने जीरो पोटेंशियल कंसिडर किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब जो है थोड़ा सा इस पूरे डिस्कशन को रिवाइज कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फील्ड फोर्स होता है, उस फील्ड फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उस फोर्स का मकसद होता है टू ब्रिंग द बॉडी एट जीरो पोटेंशियल, और ग्रेविटेशनल फील्ड में जो जीरो पोटेंशियल पॉइंट है वो अर्थ का सेंटर है, या फिर अर्थ के सरफेस को आपने जीरो पोटेंशियल कंसिडर करना है। तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का मकसद क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स का मकसद ये हुआ टू ब्रिंग द बॉडी टू द सरफेस ऑफ अर्थ। हम एक बॉडी को रिलीज करते हैं तो वेट का और ग्रेविटेशनल फोर्स का मकसद होता है कि वो बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ तक पहुंचा सके। ठीक है, सो दिस इज द एम ऑफ द फील्ड फोर्स। और ये सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या मकसद है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मकसद है कि बॉडी उसी फील्ड में जीरो पोटेंशियल तक पहुंच जाए। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स का क्या मकसद है, मैग्नेटिक फोर्स का भी यही मकसद है कि बॉडी
ज़ीरो पोटेंशियल पे चली जाए। इसी तरह इलास्टिक फोर्स का क्या मकसद है? इलास्टिक फोर्स का भी यही मकसद है कि बॉडी ज़ीरो पोटेंशियल पे चली जाए। स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने फोर्स के मकसद पे बात कर ली। किस फोर्स के मकसद पे बात कर ली? फील्ड फोर्स के मकसद पे बात कर ली। अभी क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर पैदा होती है, तो ये मेन क्वेश्चन है। और ये पोटेंशियल एनर्जी का जनरल कंसेप्ट है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम पोटेंशियल एनर्जी को स्टूडेंट्स डिफाइन करने वाले हैं। इस डिफिनीशन को आपने हमेशा के लिए याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन against the aim of the force, due to which a body gains a new position, due to which the body gains a new position and moves from low potential to high potential. स्टूडेंट्स, ये आपके साथ पोटेंशियल एनर्जी की जनरल डिफिनीशन है कि इट इज़ द वर्क डन अगेंस्ट द एम ऑफ द फोर्स, एंड द एम ऑफ द फोर्स इज व्हाट? द एम ऑफ द फोर्स इज टू ब्रिंग द बॉडी एट ज़ीरो पोटेंशियल। तो इसी एम, इसी मकसद के खिलाफ या उसी फोर्स के खिलाफ आपने वर्क करना है और बॉडी को ज़ीरो पोटेंशियल तक पहुंचाने नहीं देना, बल्कि आपने बॉडी को ज़ीरो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक पहुंचाना है। और जब भी आप किसी फोर्स या किसी फोर्स के मकसद के खिलाफ वर्क करते हो, तो स्टूडेंट्स वो वर्क उस बॉडी में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स में इसी डिफिनीशन के हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड का भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हम एग्जाम्पल जो है वो ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंसिडर करें कि एक बॉडी है और उस बॉडी ने अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो बनाई हुई है, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में एक दूसरी बॉडी एंटर हो गई है। तो स्टूडेंट्स, अभी इस ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या काम है? ग्रेविटेशनल फील्ड का काम है कि इस बॉडी पर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करे, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड जो फोर्स अप्लाई करता है, लेट्स सपोज हम उसे कह देते हैं कि वो है वेट। ठीक है, ये वेट क्या है? ये असल में फील्ड फोर्स है। ये फोर्स किसने अप्लाई किया? ये फोर्स फील्ड ने अप्लाई किया है। ठीक है, और इसका काम क्या है? इसका काम है टू मूव द बॉडी, टू मूव द बॉडी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। फील्ड फोर्स का मकसद क्या होता है? कि बॉडी को मूव कराया जा सके फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे स्टार्ट में हमने कहा था कि व्हाट इज द एम ऑफ द फील्ड फोर्स? द एम ऑफ द फील्ड फोर्स इज टू ब्रिंग द बॉडी एट ज़ीरो पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या करना है? हमने इस बॉडी पर अपना एक फोर्स अप्लाई करना है। हमने इस बॉडी पर अपना एक फोर्स अप्लाई करना है, और जिसकी वजह से बॉडी अभी
जो है इस प्लैनेट की तरफ मोशन नहीं करेगी, बल्कि बॉडी जो है हमारे फोर्स की डायरेक्शन में क्या शुरू कर देगी, मोशन शुरू कर देगी। और स्टूडेंट्स, ये बॉडी अब हाई से लो की तरफ नहीं आएगी, बल्कि ये लो पोटेंशियल से जाएगी हाई की तरफ। तो इस केस में स्टूडेंट्स, जो आपने फोर्स अप्लाई किया, तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया, आपने वो फोर्स वेट के खिलाफ अप्लाई किया। द वर्क डन अगेंस्ट द एम ऑफ द फोर्स, आपने उस फोर्स के खिलाफ जो है वो फोर्स अप्लाई किया, और जिसकी वजह से बॉडी अब लो की तरफ नहीं जा रही, वो प्लैनेट की तरफ नहीं आ रही, बल्कि वो अब लो से हाई की तरफ जा रही है। तो ऐसे वर्क डन को हम कहते हैं कि जो एक फोर्स के खिलाफ हो जाए, और जिससे बॉडी अभी हाई से लो की तरफ ना आए, बल्कि लो से हाई की तरफ जाना शुरू कर दें। तो स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, एक दूसरे एग्जाम्पल में आप देखें कि लेट सपोज आपके साथ जो है एक पॉजिटिव प्लेट है, और एक आपके साथ जो है वो नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, और दरमियान में फील्ड बनी हुई है। कौन सी फील्ड बनी हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड थी, और ये फील्ड कौन सी फील्ड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी आप जो है कंसिडर करें कि इनमें इस फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव हमारे साथ लो पोटेंशियल है, और पॉजिटिव हमारे साथ हाई पोटेंशियल है, क्योंकि एक चार्ज क्या करता है, वो पॉजिटिव से जाता है नेगेटिव की तरफ। तो ये तो जो है फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज मोशन कर रहा है, क्योंकि फील्ड फोर्स का काम ही यही है कि हर बॉडी को वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ले जाएं। लेकिन स्टूडेंट्स, अभी अगर इसी चार्ज पर आप इस फील्ड फोर्स के खिलाफ अपना एक फोर्स अप्लाई करें, और ये चार्ज जो है ये इस तरफ मोशन शुरू कर दें, मतलब ये लो से हाई की तरफ मोशन शुरू कर दे, तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्क आपने किया, जो आपने फोर्स अप्लाई किया, और आपके फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की, ये जो वर्क आपने किया, ये बॉडी में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये जो वर्क हुआ है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड में हुआ है, ये जो वर्क हुआ है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ हुआ है, इसलिए इस वर्क के साथ हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड यूज़ करेंगे। और ये जो वर्क हुआ है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ है, ये जो वर्क हुआ है ये इलेक्ट्रिक फोर्स के खिलाफ हुआ है, इसलिए हम इस वर्क के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी की बहुत सी टाइप्स हैं। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक भी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी में जनरल कंसेप्ट ये है कि आपको एक फोर्स या एक फोर्स के मकसद के खिलाफ वर्क करना होगा, और वो वर्क उस बॉडी में उसी फोर्स के खिलाफ स्टोर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप याद रखें कि केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। और इस फोर्स का मकसद क्या होता है? इस फोर्स का मकसद ये होता है कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में जो हैं ये करीब रहें। तो जब आप इन मॉलिक्यूल्स को दूर कर देते हो एक दूसरे से, तो ये मॉलिक्यूल्स कभी भी खुद दूर नहीं होंगे, आपको इस फोर्स के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा। आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के खिलाफ जो है वो वर्क करना पड़ेगा, तभी ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। और ये वर्क भी स्टूडेंट्स क्या है? ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब आप समझ लें
इस कंसेप्ट को यही से आप सीख लें कि पोटेंशियल एनर्जी का जनरल कंसेप्ट क्या है कि आपको एक फोर्स के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा और उस अपोजिशन वाले वर्क में वो बॉडी जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चली जाएगी और ऐसे केस में आपका जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये मार्कर अगर मैं रिलीज कर दूं तो ये मार्कर हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाएगा। ये मार्कर आपके साथ हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाएगा क्योंकि इस पे ग्रेविटी का एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका काम ये है कि इसको हाई से कहां तक पहुंचा दे, इसको हाई से लो तक पहुंचा दें। अगर मैं इस मार्कर को ऊपर उठाना चाहूं तो ये मार्कर कभी भी खुद ऊपर नहीं उठेगा, मुझे इस पे फोर्स अप्लाई करके इसे उठाना होगा। तो ये जो मैंने फोर्स अप्लाई करके मैंने इसको इस हाइट तक पहुंचाया है, इसकी जो ये न्यू हाइट मैंने इसको दी है या जो न्यू पोजीशन मैंने इसको दी है, इसमें मेरी एनर्जी ज़ाया हुई है, इसमें मैंने वर्क किया है इस मार्कर पर, और वो वर्क जो मैंने किया है वो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ किया है। तो वो वर्क इस मार्कर में स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का जनरल कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। इस पोटेंशियल एनर्जी के जनरल कंसेप्ट से हम आगे बहुत फ़ायदा लेंगे, लेकिन इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।